तो आपसे आपकी स्ट्रैटेजी तो पूछेंगे ही कि आप इतने बड़े-बड़े ऑफर्स ड्यूरिंग रिसेशन कैसे निकाल लेते हो। लेकिन उससे पहले आप हमें ये बताइए कि आज के टाइम पे, आज की मार्केट सिनेरियो में क्या फ्रंट एंड इंजीनियर्स की डिमांड है भी या नहीं है? ठीक है सुमन, आगे बढ़ने से पहले ये बताओ कि फ्रंट एंड इंजीनियर्स को पैसे कितने मिलते हैं? फ्रेशर्स के लिए बताना और एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए बताना। अब मान लो मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मुझे कोडिंग का सीवी नहीं आता, मैंने कभी कोड नहीं लिखा एंड आई वांट टू बिकम अ फ्रंट एंड इंजीनियर लाइक यू। मुझे भी 50-60 एलपी का पैकेज चाहिए आपकी तरह। तो इंटरव्यू राउंड्स की बात कर लेते हैं. नंबर ऑफ राउंड्स आर देयर फॉर अब जूनियर इंजीनियर्स एंड देन यू हैव द सीनियर इंजीनियर्स. दोनों के लिए कभी कभार हो सकता है सेम राउंड्स हो. यू जनरली हैव 3 to 4 राउंड्स. First round is about HTML, CSS, JavaScript, more of JavaScript. Then you might have the second round can be machine coding. तो बताइए कि क्या रोड मैप रहेगा, कौन सी चीज़ें मुझे सीखनी होंगी। अच्छा, आपने ये चीज़ बताई मुझे कि फ्रंट एंड इंजीनियर्स आजकल एआई का बहुत यूज़ कर रहे हैं टू गेट देयर कोड डन। तो क्या लर्नर्स को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं सीखना चाहिए फ्रंट एंड की जगह? मतलब इंस्टेड ऑफ लर्निंग द बेसिक्स दे शुड लर्न कि किस तरीके से एआई से कोड लिखवाया जाए। व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन दिस? तो सुमन, आपको नहीं लगता है कि एआई के आने से फ्रंट एंड इंजीनियर्स की जॉब इंपैक्ट हुई है? I created a list of companies कि ये 100 कंपनीज हैं, ये इतनी कंपनीज हैं, इनको मुझे टारगेट करना है. तो दिस इज वन थिंग आई डिड. आई कैन शेयर इट विद यू गाइज एज वेल सो दैट यू गाइज कैन ऑल्सो लाइक गो टू द करियर पोर्टल्स और आस्क फॉर रेफरल्स. लेकिन अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पढ़ें कैसे? ठीक है, लोगों को नहीं पता होता कि कैसे पढ़ना है, कितना टाइम लगाना है किस चीज़ पे। लाइक पहले सब थ्योरी पढ़ ले, उसके बाद प्रोजेक्ट बनाए, या फिर साथ प्रोजेक्ट बनाते बनाते सीखें। एंड एचटीएमएल में कितना टाइम दे, सीएसएस में कितना टाइम दे, वो भी बताइए हमें। हमारे रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट होने के लिए ना, रिज्यूमे के अंदर बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। और कई बार क्या होता है कि हम लोग क्लोन्स बना लेते हैं जो 50 लोगों ने और बना रखे होते हैं। तो अपने रिज्यूमे को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग कैसे प्रोजेक्ट्स बनाएं? लाइक किस तरीके के प्रोजेक्ट्स हमें एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर इंक्लूड करना चाहिए इन द रिज्यूमे? तो पहले एक टाइम हुआ करता था जब स्टूडेंट्स पूछते थे कि भाई कौन सी स्किल सीखनी है, कौन सा टेक स्टैक सीखना है और कैसे सीखना है। आज के टाइम पे क्या क्वेश्चन होता है कि भाई कुछ सीखना भी है या नहीं सीखना है, क्योंकि एआई तो सब कुछ कर दे रहा है। इसी तरीके से एक रोल है फ्रंट एंड इंजीनियर का रोल, जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि क्या एआई पूरा का पूरा फ्रंट एंड को टेक ओवर कर लेगा आगे आने वाले टाइम में। अब यार ये क्वेश्चन क्यों आता है लोगों के मन में? बिकॉज ऑफ ऑल द सिनेरियोज जो कि आसपास आपको देखने के लिए मिलते हैं कि किसी कंपनी ने 6000 एम्प्लॉयज निकाल दिए, किसी कंपनी ने 7000 ले ऑफ कर दिए। लेकिन ये समझना ज़रूरी है यार कि वो जो ले ऑफ हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं। क्या एआई आकर के उनको रिप्लेस कर दे रहा है, या फिर कंपनी का जो फोकस है अब वो एआई के प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा जा रहा है और पुराने प्रोडक्ट्स बंद हो रहे हैं, जिन प्रोडक्ट्स के बंदों को फायर किया जा रहा है। आज के पॉडकास्ट में आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी कि भाई फ्रंट एंड रोल जो है उसमें सैलरीज कितनी मिलती हैं, एआई से इस रोल पे क्या इम्पैक्ट हुआ है। इफ़ यू वांट टू बिकम अ फ्रंट एंड इंजीनियर तो आपको क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए, कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए, कहाँ से सीखना चाहिए। बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप जाकर के चीज़ें सीख सकते हैं। तो हमने आज सुमन को बुलाया है, हमारे चैनल पे वो पहले भी आ चुकी हैं, बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट था उनके साथ। सो वी हैव अगेन इनवाइटेड हर। उन्होंने ड्यूरिंग रिसेशन काफ़ी सारे अच्छे ऑफर्स निकाले हैं, और अगर आप मानते हैं कि अभी भी मार्केट सिनेरियो टाइट चल रहा है तो उन्होंने रिसेंटली भी एक बहुत अच्छा ऑफर निकाला है। तो आप लोग ये पॉडकास्ट को ना एंड तक देखना, सारी चीज़ें ध्यान से सुनना, और अपना जो डर है ना इसको साइड करो और एक्चुअल में लर्निंग स्टार्ट करो। तो आपको एक एक चीज़ डिटेल में सब कुछ समझ में आएगी पॉडकास्ट में। आपको बस एंड तक देखना है। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। हाय सुमन, हाउ आर यू? Hey, hi Praz, I'm good. How about you? आई एम ऑल्सो गुड। तो सुमन, बिफोर वी स्टार्ट द पॉडकास्ट हमारी ऑडियंस के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Bitcool. So, hi guys, I'm Suman Ghosh and I'm currently working as a software engineer at Roku. Prior to this, मैंने क्रेड के साथ काम किया है for 1.5 years. उससे पहले नावी में काम किया for 2 years. So yeah, it's been 4 years for me since I'm into this field. That's mostly about me, guys. ओके सुमन, लास्ट टाइम जब आप हमारे पॉडकास्ट पे आए थे ना, आपने 4 ऑफर्स निकाले थे, वो भी ड्यूरिंग रिसेशन। बहुत अच्छे ऑफर्स थे, वो पॉडकास्ट भी काफ़ी अच्छी चली थी, 3 लाख प्लस व्यूज़ आए थे उस पॉडकास्ट पे। एंड अभी भी आपने ड्यूरिंग रिसेशन कह सकते हैं, जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि मार्केट में सिचुएशन टाइट चल रही है जॉब की, आपने एक और बढ़िया सा ऑफर क्रैक किया है। तो आपसे आपकी स्ट्रैटेजी तो पूछेंगे ही कि आप इतने बड़े ऑफर्स ड्यूरिंग रिसेशन कैसे निकाल लेते हो। लेकिन उससे पहले आप हमें ये बताइए कि आज के टाइम पे, आज की मार्केट सिनेरियो में क्या फ्रंट एंड इंजीनियर्स की डिमांड है भी या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अगर कहें कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो उसके साथ साथ द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशंस जो हम क्रिएट कर रहे हैं, वेब एप्स हो गए या फिर नॉर्मल आपके एप्लीकेशंस हो गए, वी आर गेटिंग ऑन टू क्रिएट मोर एप्लीकेशंस, राइट? तो ऑब्वियसली अब उनको बनाने के लिए तो आपको फ्रंट एंड इंजीनियर्स चाहिए। तो पहले भी डिमांड थी, अभी भी डिमांड है और होपफुली आगे भी रहेगी, यही कह सकते हो। एंड इवन रिसेंटली व्हेन आई इंटरव्यूड ऑलमोस्ट 5-6 months back, तो अगेन उस टाइम पे भी टॉप कंपनीज लाइक उबर, Atlassian,
then Salesforce, even Google, like all of them were hiring, irrespective of the level. I mean, they were hiring for junior levels also, senior levels also. तो हाँ, आप कह सकते हैं डिमांड तो है. तो सुमन, आपको नहीं लगता है कि एआई के आने से फ्रंट एंड इंजीनियर्स की जॉब इम्पैक्ट हुई है? नहीं, आई डोंट थिंक सो किसी भी एस्पेक्ट में इम्पैक्ट हुआ है. लाइक हायरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं कहूँ एंड इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी कहूँ, तो हायरिंग में जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि उबर एंड जितने भी टॉप कंपनीज हैं वो ऑलरेडी हायर कर रही हैं. तो आप कह सकते हैं जैसे अब लेट्स सी, जब भी किसी कंपनी में अगर रोल्स क्रिएट होते हैं तो ये होता है ना कि हाँ ठीक है, हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, वी नीड टू हायर फॉर दीज मेनी इंजीनियर्स. इट्स ऑब्वियसली नॉट लाइक दिस कि हाँ एआई आ गया है तो एआई तो काम कर रहा है 2 इंजीनियर्स के बराबर, तो हम क्या करते हैं, हमें जो पहले 5 इंजीनियर्स चाहिए थे अब हम 3 इंजीनियर्स से काम चला लेते हैं. तो ऐसा तो नहीं होता है. अपॉर्चुनिटीज़ वही सेम है, इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं हुआ है जॉब पे. हायरिंग पर्सपेक्टिव से भी जैसे मैंने बताया, उतने ही इंजीनियर्स जितने चाहिए थे, वो अगर 5 इंजीनियर्स की वैकेंसी है, 5 इंजीनियर्स ही हायर हो रहे हैं. एंड इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी मैं कहूँ तो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी अभी तक कोई चेंज नहीं आया. लाइक इफ आई टेल यू, मैंने 4 साल पहले जो इंटरव्यूज़ का पैटर्न था वो अभी भी वैसे ही चल रहा है. जिस दैट मशीन कोडिंग राउंड में जैसे काफ़ी जगह पे ऐसा होता था कि यू वर अलाउड टू यूज़ गूगल, राइट. अभी भी ऐसा हो गया कि यू आर अलाउड टू यूज़ एआई. जिस दैट उसमें द इंटरव्यूअर चेक्स कि आप कैसे टाइप के प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, आप कैसे एआई यूज़ कर रहे हैं. तो दैट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड अ बिट, बट अगेन दैट्स मोस्टली 5-10% ऑफ इट. बाकी सब लोग थोड़े ऐसा इंटरव्यू पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. तो अगेन इट्स सिमिलर, जैसे पहले था अभी भी ऐसा है. हो सकता है विद टाइम इट माइट चेंज, बट एज ऑफ नाउ एज आई टोल्ड यू कोई भी इम्पैक्ट नहीं है. ओके, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है, लेकिन एआई के आने से क्या फ्रंट एंड इंजीनियर्स को कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है कि उनकी जॉब थोड़ी आसान हुई हो, कोड वगैरह? आप एआई यूज़ करते हो? कौन से टूल्स यूज़ करते हो आप एआई के? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आई वुड से कि ऑब्वियसली काम तो आसान किया ही है. पॉजिटिव इम्पैक्ट ही मुझे ज़्यादा लग रहा है कि जैसे बेसिक जो काम था, कोई भी कोड ऐसा बेसिक कोड होता है ना कि ठीक है बॉयलर प्लेट कोड्स हो गए जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत लगती थी, बल्कि उसमें इतना ज़्यादा यू नीड नॉट पुट इन अ लॉट ऑफ लॉजिक, बट वो रिडंडेंट एंड लेबोरियस काम होता था. तो आई थिंक वहाँ पे इन बेसिक कामों के सोल्यूशंस में एआई हैज़ हेल्प्ड अ लॉट. तो आई गिव एन एग्जांपल कि जैसे I feel कि AI has provided almost 70%, it provides 70% of the solution to your problem. जिस दिन वो जो 30% है उसमें स्टिल आपको इंजीनियरिंग जो आपका नॉलेज है, आपको जो एक्सपीरियंस है वो आपको लगाना पड़ता है, सो दैट जो AI ने आपको सोल्यूशन दिया है, विच आई वुड से इज वेरी बेसिक सॉर्ट ऑफ, उसको प्रोडक्शन लेवल कोड में ट्रांसफॉर्म करने में वो वहाँ पे तो स्किल्स चाहिए होती है, वहाँ पे एक्सपीरियंस ही काम आता है ना, आपकी नॉलेज ही काम आती है. तो हाँ, आई थिंक मतलब मुझे तो काफ़ी हेल्प किया है. एंड बात रही, आपने पूछा कि कौन से टूल्स मैं यूज़ करती हूँ. तो आई यूज़ को पायलट, गिटहब को पायलट है आपका, देन आपका कर्सर है. मैं काफ़ी एक्टिवली लाइक डे टू डे जॉब में आई जनरली यूज़ दीज. आई फील काफ़ी यूज़फुल है एंड जैसे मैंने बताया काम भी कंसीडरेबली दे reduce, they like give you solutions in lesser time. So yeah, that's the trade off that is there with AI. Yeah. ठीक है सुमन, आगे बढ़ने से पहले ये बताओ कि फ्रंट एंड इंजीनियर्स को पैसे कितने मिलते हैं? फ्रेशर्स के लिए बताना और एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए बताना. बिल्कुल. तो फ्रेशर्स के लिए अगर मैं कहूँ, डिपेंड्स ऑन कि कंपनीज कौन सी आप टारगेट कर रहे हो. तो मैं बता रही हूँ प्रोडक्ट बेस्ड, जो अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है, यूनिकॉर्न्स, तो उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम 10 to 20 LPA. दिस इज़ फॉर फ्रेशर्स एंड इसमें आपका जो बेस है एंड प्लस ESOPs, ये दोनों कंसीडर आप कर सकते हो. अगर मैं बात करूँ एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस अगर 4 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो उसमें आप 2 फैक्टर्स होते हैं. पहले तो आपका प्रीवियस कंपोनेंट क्या है, आपकी प्रीवियस सैलरी क्या है, उसके बेसिस पे भी काफ़ी चीज़ें डिसाइड होती है. बट एक लमसम अगर मैं बताऊँ तो 40 to 80 आप कंसीडर कर सकते हो, 40 to 80 LPA. या ओके ओके, ग्रेट. अच्छा, आपने एक चीज़ बताई मुझे कि फ्रंट एंड इंजीनियर्स आजकल एआई का बहुत यूज़ कर रहे हैं टू गेट देयर कोड डन. तो क्या लर्नर्स को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं सीखना चाहिए फ्रंट एंड की जगह? मतलब इंस्टेड ऑफ लर्निंग द बेसिक्स, दे शुड लर्न कि किस तरीके से एआई से कोड लिखवाया जाए. व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन दिस? नहीं, आई थिंक देखो, हर चीज़ का जैसे हम कोई भी चीज़ जब स्टार्ट करते हैं, हम एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, राइट. तो आई फील अगेन टू आंसर योर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई वुड से बेसिक्स लर्न करने चाहिए. अब आप कहोगे क्यों, आप एआई तो यूज़ कर रहे हो,
मैंने आपको एग्जांपल दिया जैसे मैं कर्सर या ये सारी चीज़ें आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो, बट हाउ वुड यू आइडेंटिफाई, आपने क्वेश्चन तो पूछ लिया कि आई वांट द सोल्यूशन ऑफ दिस थिंग, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई कि एआई हैज गिवन यू द करेक्ट सॉल्यूशन और नॉट? वो तब तक नहीं आएगा ना, तब तक जब तक आपको नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ की। अगर मुझे एआई कोई सोल्यूशन दे रहा है मेरे डे टू डे लाइफ में, ऐसा तो नहीं है मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करने के लिए जो भी उसने सोल्यूशन दिया मैंने चेपा मार दिया उसका, ऐसा नहीं होता है, ऐसे आप ग्रो भी नहीं करते हो, राइट? तो ये जो बेसिक्स आपको पहले सीखने पड़ेंगे, तभी आप पहली बात तो अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिख पाओगे। आपको पता होगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है एक चीज़ को करने की। लेट्स से अगर बेसिक नहीं सीखते हो तो आपने बस एआई को पूछ दिया, उसने जो सोल्यूशन दे दिया, ठीक है, यही लेट्स से आपको नॉलेज है, आपको बेसिक नॉलेज है। नाउ इफ एआई गिव्स यू अ सोल्यूशन, आपको पता होगा कि वो सही है नहीं है, आप उसको अकॉर्डिंगली रिफाइन कर सकते हो, रिफैक्टर कर सकते हो। तो वही है कि एआई के ऊपर ट्रस्ट मत करो, आप रिलाय मतलब ट्रस्ट करो पर रिलाय मत करो कि ठीक है जो भी सोल्यूशन दे दिया कर लो। तो उसके लिए यू एनी टाइम नीड द बेसिक नॉलेज टू आइडेंटिफाई एंड टू रिफैक्टर ऑन द सोल्यूशंस दैट हैव बीन प्रोवाइडेड। तो अगेन एज आई सेड, बेसिक नॉलेज इज द फर्स्ट की स्टेप, आप उसको स्किप ही नहीं कर सकते हो किसी भी, नॉट इन द ठीक है, केस ऑफ फ्रंट एंड इंजीनियरिंग, लेट इट बी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यू कैन नॉट स्किप इट। गॉट इट। चलो ठीक है, मुझे रीज़न मिल गया कि मेरे को बेसिक सीखने ही पड़ेंगे फ्रंट एंड के। अब मान लो मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मुझे कोडिंग का सी भी नहीं आता, मैंने कभी कोड नहीं लिखा, एंड आई वांट टू बिकम अ फ्रंट एंड इंजीनियर लाइक यू। मुझे भी 50-60 LPA का पैकेज चाहिए आपकी तरह। तो बताइए कि क्या रोड मैप रहेगा, कौन सी चीज़ें मुझे सीखनी होंगी? बिल्कुल, तो फ्रंट एंड इंजीनियर के बेसिक पहले तो 3 पिलर्स हैं आपके, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। HTML की बात करते हैं, HTML हेल्प्स यू इन क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट, तो HTML आपको पहले सीखना है। CSS विच हेल्प्स यू इन स्टाइलिंग योर वेबसाइट, अच्छा तो दिखाना है वेबसाइट को, राइट? नॉट दैट मतलब अनअट्रैक्टिव वेबसाइट जो पहले बनाई जाती थी, तो फॉर दैट यू नीड CSS। देन कम्स योर जावास्क्रिप्ट, अब आपने एक स्टैटिक वेबसाइट बना दी HTML CSS से, बट यू वुड वांट टू ऐड दैट लाइवलीनेस टू योर वेबसाइट, राइट? कि यूज़र आ रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है, क्लिक्स, कुछ डेटा अगर वो पूछ रहा है, सर्च कर रहा है, कुछ भी इनपुट डाल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट द वेबसाइट इज शोइंग सम डेटा, राइट? तो वो कैसे आपका हो सकता है, कैसे फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं वेबसाइट में, दैट इज़ डन यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अब आपको थोड़े से रिसोर्सेज बता देती हूँ कि क्या क्या रिसोर्सेज आप फॉलो कर सकते हैं। तो HTML के लिए आपका MDN डॉक्स है, लाइक फॉर ऑल दीज थिंग्स विच आई हैव टोल्ड, MDN डॉक्स इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ट्रुथ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज जहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं थियोरिटिकली एंड आप प्रैक्टिकली सॉल्व भी कर सकते हैं चीज़ें, उनके सोल्यूशन, उनके रिसोर्सेज की बात कर रही हूँ मैं। तो HTML के लिए आप मान लीजिए फ्री कोड कैंप है, वो भी काफ़ी अच्छा रिसोर्स है। लेटली स्क्रिम्बा मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो उसमें क्या होता है कि यू हैव दीज द थियोरेटिकल वीडियोस जहाँ पे आपको बताए जाते हैं कि ठीक है ये टैग्स है, ये ऐसे चलता है, ऑल दोज वीडियोस आर देयर एंड साइमल्टेनियसली आप पॉज एंड प्ले कर सकते हो एंड राइट द कोड, प्रैक्टिस इट। तो आपका कोड एडिटर भी होता है एंड साइड बाय साइड आपका ये भी ओपन रहता है, आपका वीडियोस भी ओपन रहते हैं। तो आई थिंक ये सारे रिसोर्सेज काफ़ी हेल्पफुल है फॉर लर्निंग बोथ HTML एंड CSS। अब जैसे मान लो आपने HTML कर लिया, CSS के लिए web.dev है, काफ़ी अच्छा रिसोर्स है विच इज़ क्रिएटेड अगेन बाय गूगल डेवलपर्स। तो वो काफ़ी इंटरैक्टिव वेबसाइट है जहाँ पे आप थियोरेटिकली पढ़ लिया, अब प्रैक्टिस के लिए भी रिसोर्सेज web.dev पे भी आपको मिल जाएंगे, अगेन स्क्रिम्बा पे है, फ्री कोड कैंप पे है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट आप कहाँ से पढ़ सकते हैं कि जैसे MDN डॉक्स मैंने आपको बताया, तो MDN के अलावा आप जावास्क्रिप्ट इन्फो पे रिलाई कर सकते हैं। अगेन इट्स अ वेरी गुड वेबसाइट। अपार्ट फ्रॉम जावास्क्रिप्ट इन्फो, वंस यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट की चीज़ें कैसे चल रही है, सिंटैक्स क्या है, थोड़ा यूज टू हो जाते हैं, देन फॉर इंटरमीडिएट एंड थोड़ा नॉट सो बिगिनर लेवल के लिए यू कैन गो विद अक्षय सैनी का नमस्ते जावास्क्रिप्ट का जो कोर्स ऑनलाइन आपका अवेलेबल है, जावास्क्रिप्ट का कोर्स। आई थिंक उससे अच्छी प्लेलिस्ट है नहीं, it's a very good resource which you can rely upon. Once you have done this, then obviously you can choose any of the frameworks that are there in the market. React है, Angular है, Vue है, जो market में अभी all the big techs that are there, they are currently using your React.js.
So I think maybe you guys can also, to increase the opportunities that you'll get, you can go for React. For React, please completely rely on the React docs that are present. I think they are one of the most well written documents that are there. So yeah, these are some resources, as well as मैंने जैसे start किया था, the path that you can follow to become a front end dev. Then there are other things also which I would say कि वो बाद में आता है, पहले ये basics हो जाए, उसके बाद we can cover those aspects. Yeah. गाइस, अगर आप लोग फ्रंट एंड सीखने के लिए फ्री रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट फ्री रिसोर्स दैट आई हैव यूज्ड इज स्क्रिम्बा, जिसके बारे में सुमन ने भी अभी आपको बताया है. I got to know about Scrimba when I started my career as a software engineer after spending hours and hours just watching lectures, which is not effective. You know, this is a major problem. When we start learning something new, we fall for tutorial hell. That means we just watch lectures and we don't actually learn something. Scrimba has solved this problem very beautifully. They have combined the video lectures with the code editor, which allows you to directly edit the code that the teacher is sharing. You can literally pause the screen and start coding on top of the screen without even leaving the window. Also, the lectures are very well structured. You learn by building projects rather than just theory. It even saves the code that you have changed for future reference. When I started learning, they only had front-end courses, but now they have added full stack to offer Node, Next, Express, SQL, and more. And they have even added AI feedback, which helps you if you get stuck. Now that there are so many courses, don't get lost. What I would recommend is go to Scrimba, start learning HTML and CSS, then you can go to JavaScript, and then you can learn React. Or you can go for the front-end career path, which combines everything from web basics to getting hired. Many of these courses are free, but a few things fall under the Pro version. The Pro version unlocks all the courses, unlimited challenges, certificates, and full access to the Discord community in case you need it. I would advise starting with the free courses, experience the look and feel of the platform, and in case you need the Pro features, you can subscribe to the Pro plan. My link in description gives you a 20% discount in case you are going for the Pro version, and there's an annual subscription which even saves you more money. Alright, definitely check out Scrimba. Now let us continue with the podcast. ओके ग्रेट, हमने काफ़ी सारे रिसोर्सेज यहाँ पर कंपाइल कर दिए. इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. और सुमन ने भी अपना एक रेपो बनाया हुआ है गिटहब में, जहाँ पर उन्होंने वो रिसोर्सेज मेंशन किए जिससे उन्होंने लर्न किया. आई विल ऑल्सो प्रोवाइड लिंक टू दैट इन द डिस्क्रिप्शन. तो ये तो हो गए रिसोर्सेज, ठीक है. एंड इसमें से आई थिंक मैक्सिमम फ्री रिसोर्सेज ही हैं. लेकिन अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पढ़ें कैसे, ठीक है. लोगों को नहीं पता होता कि कैसे पढ़ना है, कितना टाइम लगाना है किस चीज़ पे. पहले सब थ्योरी पढ़ ले, उसके बाद प्रोजेक्ट बनाए, या फिर साथ साथ प्रोजेक्ट बनाते बनाते सीखें. एंड HTML में कितना टाइम दे, CSS में कितना टाइम दे, वो भी बताइए हमें. राइट, बिल्कुल. तो जैसे सबसे पहले आपने पूछा कि हम ये सोचते हैं कि थियोरी करनी है पहले कि प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल के लिए पहले थियोरी भी तो आना चाहिए. तो आई थिंक दोनों साइड बाय साइड चलते हैं. मैं बताती हूँ कि आप क्या टाइमलाइन फॉलो कर सकते हैं. फर्स्टली, for any fresher or for anybody, I would say it's very important to have a goal in your mind. So I'll give you an example. When I was a fresher, I started as a first year student in college. I had this thinking I want to become a front-end engineer. But before that, you have small steps, right? That I want to get this internship in my second year college. तो उसके लिए मेरे पास, जब मैं second year में आई, second year के summers में आप internship करते हो. For that, let's say you have 6 months, right? तो आपके पास जैसे 6 months का टाइम है. So you get that goal and you identify कि उस गोल को अचीव करने के लिए आपके पास कितना टाइम है, right? So let's say आपके पास 6 months है and आप जितना कम रख सकते हो अपना टाइम, it's always good. So let's say कि आपके पास 6 months है उस टाइम पे. So identify first these two things, गोल एंड देन टाइम, कि आपको कितना जल्दी वो अटेन करना है. कभी कभार हमारे पास 1 साल होता है, बट ऑब्वियसली आप 1 साल नहीं लगा सकते ना कोई भी चीज़ सीखने के लिए. सो या, कमिंग बैक, तो आपने गोल डिसाइड किया. अब नाउ लेट्स से यू वांट टू लर्न. तो आई वुड से, जैसे मैंने बताया, HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, रिएक्ट है. ये 4 चीज़ें आपको सीखनी है. स्टार्टिंग विथ HTML, आई थिंक यू कैन consider around 20 days, 20 to 25 days to learn HTML. अब HTML कैसे, आपने थियोरी पढ़ी, टेक 10-15 days. गिनती के कुछ टॉपिक्स है विच यू विल बी लर्निंग, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है. एंड साइड बाय साइड, जैसे मैंने बताया कि स्क्रिम्बा पे यू कैन गो और यू हैव फ्री कोड कैम्प. तो वहाँ पे क्या है कि आप टैग्स हो गए जैसे, राइट. बेसिकली HTML इज ऑल अबाउट टैग्स, राइट. तो अब वो लर्न करके रखने की जरूरत नहीं होती है. इट कम्स विद प्रैक्टिस, राइट. कि जब यूज़ है तो वो पता है कि ठीक है वो टैग यूज़ करना है हमें. तो बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है वो आपने पढ़ ली. टेक अराउंड 10 days. अब उसके बाद आप फ्री कोड कैम्प पे गए, स्क्रिम्बा पे गए, आप प्रैक्टिस कर सकते हो वहाँ पे. तो अनदर 10 days टेक फॉर प्रैक्टिस. अब आते हैं, ये हो गया आपके 20 days. नाउ लेट्स टेक
CSS, तो CSS को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए क्योंकि जनरली इंटरव्यूज़ में भी CSS रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं थोड़े अच्छे लेवल के, जिसमें अच्छे अच्छे टॉपिक्स होते हैं। जैसे कुछ टॉपिक्स हैं CSS के जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, जैसे बॉक्स मॉडल हो गया, कैस्केडिंग हो गया आपका, फ्लेक्स, ग्रिड, जेड इंडेक्स, पोजिशनिंग, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब नाउ ये सारे टॉपिक्स जैसे आपने पढ़ लिए CSS में, टेक अराउंड अगेन 15-20 days, वापस आप प्रैक्टिस करिए ऑन स्क्रिम्बा, ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स। web.dev पे भी आपको काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम्स मिलेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, यू विल अंडरस्टैंड बेटर विद रिस्पेक्ट टू हाउ फ्लेक्स वर्क्स, हाउ ग्रिड वर्क्स। तो जनरली ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे टाइप के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। bap.dev है, वहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं CSS के प्रॉब्लम्स। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स है। अब आपने अगेन वहाँ पे लेट्स से 15 days लिए ये सब कॉन्सेप्ट जानने के लिए, फिर अगेन टेक 15 days टू प्रैक्टिस CSS। अब जब आप CSS प्रैक्टिस करेंगे ना, साइड बाय साइड HTML भी प्रैक्टिस हो ही जाता है, राइट? तो ये दोनों आपके वापस जो आपने HTML वहाँ पे छोड़ दिया था, मतलब आई मीन यू कंसीडर्ड लेट्स से 20 days, उसमें प्रैक्टिस थियरी हो गई, यहाँ पे वापस HTML भी आपका प्रैक्टिस हो गया एंड CSS भी प्रैक्टिस हो गया। तो आप देखिए कि ऑलमोस्ट आपका 1.5 से 2 महीने में, अगर आप जल्दी कर लेते हैं तो 1.5 महीने में, यू कैन कंसीडर एज पर द स्पीड एंड द डेप्थ यू वांट टू गो, दैट इज आल्सो वन एस्पेक्ट। आपका 2 months यहाँ पे कंप्लीट हो गया विद HTML CSS विद प्रैक्टिस एंड थियरी। नाउ कमिंग टू योर जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं। जावास्क्रिप्ट के लिए आप बेसिक एटलीस्ट लाइक टेक 2 months बिकॉज इट इज़ द बेस। अगर जावास्क्रिप्ट नहीं आया तो मैंने काफ़ी ऐसे लोग देखे हैं कि जावास्क्रिप्ट ऐसे कहीं से भी पढ़ लेते हैं एंड देन दे डोंट प्रैक्टिस एंड दे डायरेक्टली जंप टू रिएक्ट। फिर उनको वो बेसिक्स जो है, क्योंकि अल्टीमेटली रिएक्ट क्या है, इट इज़ ऑल्सो यूजिंग जावास्क्रिप्ट, राइट? सो जावास्क्रिप्ट का अंडरस्टैंडिंग मस्ट है। तो इस पर जितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं उतना टाइम स्पेंड करो, क्योंकि इन एनी इंटरव्यू यू कैन नॉट एस्केप कि जावास्क्रिप्ट नहीं आता है, हमें सीधा रिएक्ट आता है, आप हमसे रिएक्ट पूछ लो, ऐसा नहीं होगा। आपसे जावास्क्रिप्ट भी पूछेंगी ही फॉर श्योर इन वन ऑफ द इंटरव्यू राउंड्स। तो जावास्क्रिप्ट के लिए आपको 2 महीने मिनिमम एज पर द स्पीड एंड द डेप्थ एज आई सेड आपको लेने पड़ेंगे। जावास्क्रिप्ट के जो मेन टॉपिक्स हो गए, इंजन हो गए, काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है मैंने अपने रेपो में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मेंशन किए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये आपने थियोरी पढ़ लिया। अब प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो प्रैक्टिस करने के लिए bfe.dev है विच इज़ अ फ्री प्लेटफॉर्म। देन आपका नमस्ते जावास्क्रिप्ट, अक्षय सैनी ने, अगेन देर इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट ही हैज़ क्रिएटेड विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट वेयर यू गाइज कैन प्रैक्टिस। If you guys want to go for some paid version practices then and practice, तो आप greatfrontend.com या .app है, you can go and practice there। काफ़ी अच्छे अच्छे questions आपको मिलेंगे जहाँ पे आप solve भी कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के questions जैसे हो गए, आई मीन जैसे बेसिक डॉट फ्लैट या reduce, मैप, इन सबका पॉलीफिल्स भी आप बना रहे हो, फंक्शंस लिख रहे हो, एंड देन यू आर क्रिएटिंग एप्लीकेशंस ऑल्सो यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो वैसे भी आपको प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जैसे ही थियोरी आपने पढ़ी, प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस दी स्मॉल क्वेश्चंस। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कि जैसे होस्टिंग में होता है ना कि लेट वार कॉन्स्ट है, यू आर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, तो आउटपुट क्या आएगा, क्या लॉग होगा कंसोल में, एसिंग जेएस काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, क्या आउटपुट आ रहा है। तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस भी यू शुड प्रैक्टिस विच यू विल गेट अगेन इन दोज प्लेटफॉर्म्स विच आई हैव मेंशन्ड। So this is all about JavaScript. Like take almost like good amount of time, 2 to 2.5 months in practicing these questions. Once you are done with this, then go ahead with React। अब React भी आप कैसे बढ़ोगे? आप जो मैंने रिसोर्स मेन बताया इसका कि React जो react.org मेन डॉक्यूमेंट है, यू कैन गो अक्रॉस द होल डॉक्यूमेंट, उसमें बहुत अच्छे से दिया होता है। प्लस दे हैव मेनी गुड एग्जाम्पल्स ऑल्सो कि ये चीज़ कैसे वर्क करेगी, ये कंसोल कैसे काम करेगा, आउटपुट बेस भी उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। लाइक इन द डॉक्यूमेंट एंड सेल्फ, रिएक्ट के डॉक्यूमेंट में ही काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उन्होंने खुद ही मेंशन किए हुए हैं। तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। वैसे टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं। वंस यू आर डन विद इट, फिर आप प्रोजेक्ट्स उठाइए। जैसे यूट्यूब पे ही आपको काफ़ी प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, जैसे पिज़्ज़ा डिलीवरी ऐप्स हो गए, देन शॉपिंग कार्ट ऐप्स हो गए, ये सब आपको छोटे मोटे ऐप्स मिल जाएंगे। गूगल मीट ऐप हो गया, फेसबुक ऐप हो गया, ये सबको बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे टू एक्चुअली सी कि लोग कोड कैसे लिखते हैं, कैसे
कोड को मॉड्यूलर बनाया जाता है, कैसे फाइल स्ट्रक्चर होता है, तो वो चीज़ें तो अब आपको खुद से डॉक्यूमेंट पढ़ के शायद इतने अच्छे से ना समझ में आए जब तक आप इम्प्लीमेंट ना करें। तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। अगेन दोज आर कम्प्लीटली फ्री रिसोर्सेज विच यू कैन फॉलो एंड अगेन प्रैक्टिस। तो ये आप रिएक्ट यू गाइस कैन टेक अगेन फॉर 2-3 months। सो ये आपका हो गया 1.5 से 2 महीना HTML CSS, देन 2 से 2.5 महीना JavaScript, then again 2 to 3 months for your React with practice. At the end of these 6-7 months, I think you will be prepared. आपको लगेगा कि ठीक है, आप मुझे कोई ऐप दे दो, I will be able to make it. ये नहीं होगा कि नहीं मुझे तो प्रैक्टिकली कुछ बनाना ही नहीं आता है, मुझे तो बस थियरी आती है, आप खुद से बस थियरी पूछ लो, तो वो नहीं होगा इसके साथ। तो या दैट इज द टाइमलाइन विच यू कैन फॉलो। गॉट इट। बहुत ही डिटेल्ड आपने रोड मैप बताया अलॉन्ग विद द टाइमलाइन। आई डोंट थिंक किसी ने इतना अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, लेकिन हमने पढ़ लिया सब कुछ, ठीक है। बेसिक प्रोजेक्ट्स जो ट्यूटोरियल के प्रोजेक्ट्स होते हैं हमने वही बना लिए, लेकिन हमारे रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट होने के लिए ना रिज्यूमे के अंदर बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। और कई बार क्या होता है कि हम लोग क्लोन्स बना लेते हैं जो 50 लोगों ने और बना रखे होते हैं। तो अपने रिज्यूमे को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग कैसे प्रोजेक्ट्स बनाएं, लाइक किस तरीके के प्रोजेक्ट्स हमें एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर इंक्लूड करना चाहिए इन द रिज्यूमे? करेक्ट। सो देखिए, व्हेन यू आर अप्लाइंग एज अ फ्रेशर और एज अ फ्रंट एंड डेव, तो उसमें कोई भी हायरिंग मैनेजर हो या फिर टीएज होते हैं, वो प्रोजेक्ट्स ऐसे देखते हैं जो हाँ यूज़फुल हो, जहाँ पे आपकी स्किल्स दिख सकती है। अब आजकल क्या करते हैं लोग कि यूट्यूब पे वैसे ही वीडियोस है हर एक प्रोजेक्ट्स की, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हो गए जैसे शॉपिंग कार्ट हो गए, ये सब गूगल मीट ऐप हो गया, फ्लिपकार्ट का ऐप हो गया, फेसबुक का ऐप हो गया। लोग क्या करते हैं कि इसका क्लोन बना के एंड ऐड कर देते हैं। देखो, अब हज़ारों लोग वो वीडियोस देख रहे हैं, है ना, एंड हज़ारों लोग वो अपने रिज्यूमे डाल रहे हैं, तो इट माइट बी हेल्पिंग यू इन लर्निंग थिंग्स, बट वो लेवल अप नहीं हो पा रहा है कि हाँ, मतलब आपका हायरिंग मैनेजर कैसे आइडेंटिफाई करेगा? वो 1000 लोगों ने भी वही क्लोन बनाया है, आपने भी वही सेम चीज़ बनाई है, तो हाउ विल दैट पर्सन आइडेंटिफाई कि आप उनसे ज़्यादा स्किलफुल हो, राइट? तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो या तो आप कोई ऐसा आइडिया लेके आइए, लाइक सम ऐप विच इज़ यूजफुल और विच कैन बी यूज्ड बाय फ्यू पीपल। थोड़े ऐसा आइडिया लेके मतलब you can come up with some new ideas which are useful. If you cannot, I think there are better opportunities like contributing in open source. अब वहाँ पे क्या है कि आपको आइडिया नहीं ढूंढना पड़ेगा, वहाँ से आप escape कर सकते हो। There are already projects created which you can contribute to I दो मतलब I think कि वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। आपको आइडिया भी नहीं सोचना पड़ रहा, आप कंट्रीब्यूट करो, एंड दैट गिव्स यू एन एज ओवर अदर पीपल इफ यू कंट्रीब्यूट इन ओपन सोर्स। दैट इज कंसीडर्ड by a lot of good companies. So yeah, I think that is a good approach which people can follow. बिल्कुल बिल्कुल। ओपन सोर्स के बारे में आपने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर वो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन अपने रिज्यूमे में मेंशन करते हैं एज अ फ्रेशर, इवन एज एन एक्सपीरियंस पर्सन, तो आपका रिज्यूमे अलग से दिखता है रिक्रूटर्स को। कैन यू नेम अ फ्यू ओपन सोर्स प्रोग्राम जो कि जिसमें फ्रेशर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं? श्योर। सो GSOC इज़ वन ऑफ देम। आई मीन वो काफ़ी अच्छे लेवल पे ऑर्गेनाइज करते हैं। इनिशियली आई गेस अ ईयर बैक या 2 साल पहले इट वाज जस्ट फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, बट अभी इट इज़ ओपन फॉर ऑल, सो इट्स गुड दैट एवरीवन कैन पार्टिसिपेट इन इट। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट एज अ फ्रेशर, कि जिसको पता ही नहीं है बिल्कुल, आई मीन एज अ नूब, कि जिसको आइडिया नहीं है कि ओपन सोर्स कैसे काम करता है, क्या होता है, क्या प्रोजेक्ट मैं पिक करूँ, तो एक गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड एंड काफ़ी कॉलेजेस IITs जैसे खड़गपुर आई गेस दे ऑर्गेनाइज, एंड काफ़ी IIITs भी ऑर्गेनाइज करते हैं अपने खुद के समर ऑफ कोड या विंटर ऑफ कोड। आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सो मे बी यू कैन स्टार्ट विद इट ताकि आपको आइडिया हो जाए। जैसे काफ़ी लोगों को गिटहब का आइडिया नहीं होता, तो मे बी यू कैन जस्ट स्टार्ट विद दीज ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस। वंस यू गेट एन आइडिया, then you can go with GSOC, because again there is a process in applying to these competitions. तो आपका GSOC हो गया जो कि काफ़ी अच्छे लेवल का है। अगेन रिक्रूटर्स, अगर आप GSOC क्रैक करते हो, इट हेल्प्स यू अ लॉट। सो GSOC हो गया, आउटरीच ही हो गया, देन यू हैव MLH इज़ ऑल्सो अगेन अ वेरी गुड फेलोशिप एंड दे पे यू ऑल्सो। तो आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप कोड लिख रहे हो, आपको पैसे नहीं मिल रहे, तो इट्स सॉर्ट ऑफ एन इंटर्नशिप ओनली, जहाँ पे आपको
अच्छा, like they pay you really good in terms of the stipend. So yeah, these are the topmost ones. Apart from these, as I told you, कि Girl Script Summer of Code है, then Kharagpur has their winter of code, something like that. So maybe you guys can just go ahead and चेक कि क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, क्या कैसे करते हैं. देर आर ग्रुप्स ऑल्सो जहाँ पे लोग बात करते हैं कोड बेसिस के बारे में. अगर आप न्यू हो ओपन सोर्स कम्युनिटी में, तो देर आर अ लॉट ऑफ पीपल टू हेल्प यू देयर. सो यू नीड नॉट वरी कि कैसे स्टार्ट करो. बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन जब आप करते हो तो आप बहुत लोगों के साथ सीखते होते हो चीज़ें, आप उनसे भी नई नई चीज़ें सीखते हो, आपके जो कोलीग्स वहाँ पर बनते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, बहुत अच्छा नेटवर्क बनता है उससे, एंड यू माइट इवन गेट अ रेफरल फ्रॉम दैट, राइट? Right, absolutely, absolutely. I mean, ki the good part, the best about thing about the software industry is that लोग काफ़ी हेल्पफुल है. आई हैव सीन कि लाइक ओपन सोर्स पे जैसे मैंने बताया कि देर आर ग्रुप्स. आप अगर एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आपको कल को कुछ डाउट है, देर आर पीपल, आप किसी को पिंग कर सकते हो. लाइक देर आर चैनल्स, डिस्कॉर्ड चैनल्स होते हैं, स्लैक चैनल्स होते हैं, जहाँ पे यू कैन आस्क कि मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, एंड दे विल बी लाइक whosoever is free, they're going to help you out with the solution. So that is the best part, I feel. There is always someone, if you want to actually ask question, there are people who are there to help you. That's the best part. ठीक है सुमन, अब थोड़ा सा जॉब हंट की तरफ चलते हैं. आपने पिछले 2 साल में 5-6 कंपनीज क्रैक करी है, वो भी बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स के साथ. तो सबसे पहले तो हमें जानना है कि रिज्यूमे कैसे बनाया जाए. फ्रेशर्स के लिए भी बताना और प्रोफेशनल्स के लिए, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस वाले बंदों के लिए भी बताना. ठीक है, तो बात करते हैं फ्रेशर्स एंड आपके प्रोफेशनल्स की. तो बेसिक डिफरेंस यही होता है आपका कि जो फ्रेशर्स है उनका वर्क एक्सपीरियंस तो नहीं है, दे जस्ट हैव प्रोजेक्ट्स. एंड इन केस ऑफ योर वर्किंग प्रोफेशनल्स, दे हैव अ गुड अमाउंट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, राइट? सो लेट्स गो विद द फ्रेशर्स फर्स्ट. अब जब बात आती है प्रोजेक्ट्स की, प्रोजेक्ट्स आप कैसे दिखा सकते हैं, तो प्रोजेक्ट्स में व्हाट आर प्रोजेक्ट्स यू आर क्रिएटिंग, उसका नाम लिखो, एक्सप्लेन करो 2-3 लाइन्स पे, 2-3 पॉइंटर्स उसके डालो कि आपने प्रोजेक्ट में क्या क्या किया है, राइट? हाउ हैव यू इम्प्लीमेंटेड थिंग्स, क्या टेक स्टैक आपने यूज़ किया है, वो मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? 2-3 पॉइंट्स लिखो, टेक स्टैक लिखो, एंड मार्क इंपॉर्टेंट थिंग्स इन बोल्ड, लाइक हाईलाइट देम. लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं. अब ऑब्वियसली एज अ यूजर ऑल्सो, आप जब कोई चीज़ पढ़ते हो तो बोल्ड थिंग्स के ऊपर आपकी नज़र पहले जाती है, राइट? एज अ रिक्रूटर, आप अगर की चीज़ें जो है कि आपने कुछ भी इम्प्लीमेंट किया है, आपने थर्ड पार्टी लाइब्रेरी भी अगर यूज़ की है, इसको लिखो, इसको बोल्ड में ऐड करो, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, यू शुड ऐड द गिटहब लिंक फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट यू आर अटैचिंग. The hosting link that should be there. It gives you an edge over the other people who might have added projects but उन्होंने URL नहीं डाला है अपने प्रोजेक्ट का, बिकॉज ऑब्वियसली आपने कुछ बनाया, कोई देखना चाहता है तो सीधा लिंक पे जाएगा ना चेक करने की हाउ इज द लुक एंड फील ऑफ द वेबसाइट. दैट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट. देन फॉर अ फ्रंट एंड इंजीनियर, स्पेशली इफ यू आर अ फ्रेशर, आपका गिटहब प्रोफाइल बहुत इम्पैक्ट करता है. तो अपना गिटहब का प्रोफाइल जो मेन पेज है, मेन पेज को अच्छे से उस पर डिस्क्रिप्शन लिखो, आप क्या करते हो, क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपने क्रिएट किए. जैसे रेपोज बना सकते हो, यूजफुल रेपोज, क्रिएट एज मेनी रेपोज एज यू कैन. जो भी चीज़ें आप बना रहे हो उसको पुश करते रहो गिटहब पे, सो दैट आपकी कमिट हिस्ट्री भी अच्छे से मेंटेन होती है. एंड देन आजकल लोग क्या करते हैं, लाइक दे मेंटेन अ गुड हिस्ट्री. आई मीन स्ट्रीक्स, जैसे लीड कोड पे लोग मेंटेन करते हैं, वैसे ही गिटहब पे ऑल्सो पीपल मेंटेन. एंड गिटहब शोज यू that these number of days you have committed something, these are the number of contributions that you have had. Let's say you have pushed 800 items in, let's say, past 4 years. So that is how GitHub also maintains that history. And recruiters, they keep an eye on those contributions, so that will give you an edge. Apart from that, अगर आप कोई और भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक्टिव हो, एक्टिवली कोड कर रहे हो, लेट्स से लीड कोड हो गया या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म है, कोड फोर्सेस है, कोड शेफ है, उसका लिंक ऐड करो. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट, सी whenever a recruiter is going to see your resume, वो टॉप लेफ्ट से फिर राइट जाएगा, फिर बॉटम आएगा, राइट? सो टॉप लेफ्ट इज योर मोस्ट क्रूशियल स्पेस. सो प्लीज यूटिलाइज दैट स्पेस अकॉर्डिंगली. आपके प्रोजेक्ट्स इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आप अपने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स प्लीज सबसे पहले ऊपर डालो. एजुकेशन देन यू कैन ऐड, राइट? एंड एजुकेशन उतना ही डालो जितना इंपॉर्टेंट है. आई मीन आई हैव सीन पीपल ऐड इन कि 10th का भी रिजल्ट डाल दिया, 12th का भी रिजल्ट डाल दिया, कॉलेज का भी डाल दिया. यू नीड नॉट, मतलब 10th की जरूरत नहीं है. इट्स फाइन इफ यू जस्ट कीप इट टू योर टू हेल्थ एंड योर
college scores, right? Apart from that, if you have done any certifications, it's good to have, because as a fresher, internships के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, कुछ किया नहीं है, तो certifications are also going to help you. So keep these things in mind. Tech stack, libraries, कुछ भी आपने अगर किया है, वो ज़रूर ऐड करो, right? कमिंग टू द प्रोफेशनल्स के केसेस में आपका वर्क एक्सपीरियंस होता है, तो वर्क एक्सपीरियंस में अगेन कीप योर वर्क एक्सपीरियंस एट द टॉप लेफ्ट corner of your resume, and in that please add the impact. Like, just don't write ki I have built this thing from scratch, I have collaborated with a team of 10 people, I have led a team of 10 people. Like, that is the ask of your job, right? You have to collaborate with teams, you have to build things, you have to develop things, right? But what that development has impacted, I mean, business impact, or let's say some tech impacts are there, so all those things you should mention in numbers. Let's say you've worked on something on the performance of your website, right? Now the changes that you made that increased the website performance from आपका 60% to 90% आपने इंक्रीज कर दिया, तो मेंशन दैट नंबर कि मैंने ये किया है. अब आप पूछेंगे नंबर्स मुझे कहाँ से मिलेंगे? आप कोई भी अगर फीचर बना रहे हो तो वो प्रोडक्ट मैनेजर से आता है, राइट? अब उनसे पूछो कि मेरे फीचर का क्या इम्पैक्ट है, बिजनेस इम्पैक्ट हो गया, यूज़र इम्पैक्ट कितना था, कितने लोगों ने इसको यूज़ किया है. अब वो मेंशन कर सकते कि आई क्रिएटेड अ ऐप विच इज़ यूज्ड बाय, लाइक लेट्स से यू क्रिएटेड अ फीचर, तो वो इतने लोग यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे वो ये काम कर सकता है. एंड अगेन इंपॉर्टेंट थिंग्स को बोल्ड में मार्क करो, हाईलाइट करो. प्रोजेक्ट लिंक्स तो है नहीं, आई मीन इफ़ यू हैव प्रोजेक्ट्स यू कैन ऐड द लिंक्स. आप जो ऑफिस में काम करते हो उसके तो लिंक्स यू कैन नॉट ऐड, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन. दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. एंड अगेन द टेक स्टैक, आप कोई भी टेक स्टैक यूज़ कर रहे हो, मे बी फ्रंट एंड बैक एंड, कोई भी ऑब्जर्वेबिलिटी टूल्स आप यूज़ कर रहे हो, प्लीज़ डू ऐड ऑल दैट टेक स्टैक. इट गिव्स अगेन यू एन एज, सो दैट द रिक्रूटर और द हायरिंग मैनेजर नोस कि ठीक है, इस इंसान को, इस बंदे को ये चीज़ें भी आती हैं. तो अगेन it is not going to do any harm, it's only going to give you advantage. तो आप ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो. ऑलराइट, कुछ टिप्स मेरी तरफ से भी हैं. यू नीड टू कीप योर रिज्यूमे कंसाइज, कंसिस्टेंट एंड क्लीन. सिंगल पेज रिज्यूमे है तो अच्छी बात है. ज़्यादा एक्सपीरियंस है देन यू कैन गो टू 2 पेज, बट फ्रेशर्स के लिए सिंगल पेज रिज्यूमे. एंड फ्रेशर्स अगर किसी हैकाथॉन में, किसी कॉम्पिटिशन में, या फिर लेट्स से अपने कॉलेज में कुछ कंट्रीब्यूट किया, एप्लीकेशन बना दी कॉलेज के लिए, अगर ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ना, तो यू कैन मेंशन दैट ऑल्सो एज योर वर्क एक्सपीरियंस कि आपको ये चीज़ों का एक्सपीरियंस है. उससे रिक्रूटर को लगता है कि चलो ठीक है, कहीं काम नहीं किया, इंटर्नशिप नहीं करी, बट कुछ तो एक्सपोजर है. तो सुमन, अब मैंने एक अच्छा सा रिज्यूमे भी बना लिया, ठीक है, अब मुझे करना है अप्लाई करने के लिए. देखो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इतने सारे लोग अप्लाई करते हैं ना एक जॉब ओपनिंग के लिए. लाइक एक ओपनिंग होगी तो उसमें हज़ारों, कई बार तो लाख एप्लीकेशंस पहुंच जाती हैं. तो हाउ टू मेक श्योर कि आप सही से अप्लाई करो सो दैट आपका एटलीस्ट रिज्यूमे रिक्रूटर तक तो पहुंचे, एटीएस वगैरह पास करे, रिक्रूटर के पास जाए. वहां से शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाया तो चलो ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, पर शॉर्टलिस्ट होना ही बहुत मुश्किल हो रहा है. सो टेल मी व्हाट आर द प्लेटफॉर्म्स दैट यू यूज, एंड उन प्लेटफॉर्म को किस तरीके से हम लोग बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं. श्योर. दो प्लेटफॉर्म्स जो मेरे लिए काफ़ी यूजफुल रही है, वन ऑफ देम इज इंस्टा है एंड सेकेंडली लिंक्डइन जॉब्स. तो हाउ आई यूज़ इंस्टा है, काफ़ी लोगों के लिए काम नहीं करता है, बट व्हाट आई डू, मुझे एक ट्रिक जो है मैं यूज़ करती हूँ जनरली. तो अगर लेट्स से आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, राइट? सो व्हाट आई डू, आई चेक फॉर 2 years ऑफ एक्सपीरियंस में क्या क्या कंपनीज लिस्ट डाउन हो रही है. कभी कभार कम अपॉर्चुनिटीज़ होती है, सो फॉर दैट व्हाट आई डू, आई जस्ट इंक्रीज माई ईयर ऑफ एक्सपीरियंस टू लेट्स से 3 या 4 टू एटलीस्ट चेक कि कौन सी कंपनीज रिक्रूट कर रही है. तो उससे क्या होता है ना कि देखो, कंपनीज जो है, अगर आप 2 साल एक्सपीरियंस है आपका एंड आप अच्छी कंपनी से हो, आपके स्किल सेट अच्छा है, दे कैन कंसीडर यू. मे बी दे आर हायरिंग फॉर 4 year एक्सपीरियंस, बट अगर आपका 2-3 है, मतलब 1-2 साल का गैप है, so sometimes they do consider. I've seen that in my past experience. अब सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये काम करे कि हाँ 100% है, बट हाँ एटलीस्ट आपको एक आइडिया मिल जाता है कि ये कंपनी जो है रिक्रूट कर रही है. नाउ वंस आई गेट दैट आइडिया, तो मैं वहाँ तो अप्लाई करती हूँ. देन आई आस्क फॉर रेफरेंस ऑन लिंक्डइन. दैट इज़ वन थिंग. नाउ अगेन सिमिलर थिंग फॉर लिंक्डइन जॉब्स एज फॉर कि लिंक्डइन जॉब्स की जो पोस्टिंग है, आई अप्लाई थ्रू इट एंड उस पर ही रिक्रूटर्स का कभी कभार मैसेज का ऑप्शन होता है, तो आई आइडली मैसेज देम एंड मैं मैसेज भेजते टाइम आस्किंग, लाइक आई आस्क फॉर रेफरेंस एंड एचआर से रेफरल मांगती हूँ. एंड नाउ आई गो फॉर सीनियर इंजीनियर्स या ईएम्स, क्योंकि आप जनरली अगर बड़ी कंपनी में इनसे रेफरल्स मांग रहे हो नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. बट इफ़ यू जस्ट आस्क
हायरिंग मैनेजर कि कैन यू रेफर मी, तो उनका एक रेफरल का वेटेज थोड़ा ऑब्वियसली ज़्यादा होता है, राइट? इफ़ अ हायरिंग मैनेजर इज गिविंग योर रेज्यूमे टू द रिक्रूटर, तो रिक्रूटर ज़रूर कंसीडर करता है वो रेज्यूमे. सो दैट इज़ वन पॉइंट दैट रियली हेल्प्स यू. आप हाउ डू यू मैसेज, इट शुड बी वेरी लाइक कंसाइज. ऐसा नहीं है कि आप बड़ा सा मैसेज लिख दोगे. आपको लिंक्डइन प्रीमियम की ही ज़रूरत है वहाँ पे. आई हैव नेवर यूज लिंक्डइन प्रीमियम टू मैसेज पीपल. व्हाट आई जनरली डू कि अगर मुझे रेफरल चाहिए, आई जस्ट गो टू द कनेक्ट बटन. एंड आप लैपटॉप यूज़ करना है इसके लिए, मोबाइल पे इट डजंट वर्क लाइक दैट. सो व्हाट आई डू, आई जस्ट क्लिक ऑन कनेक्ट. वहाँ पे एक एड नोट का ऑप्शन आता है. आई जस्ट एड अ स्मॉल मैसेज कि हाय, हे, द नेम ऑफ द पर्सन, आई फाउंड दिस अपॉर्चुनिटी. एंड मे बी यू कैन जस्ट ऐड द, अगर आपको जॉब आईडी मिली है उस पर्टिकुलर जॉब रोल की, आप वो भी प्लीज़ ऐड करो. या लिंक है आपके पास तो लिंक ऐड करो और लिखो कि आई फाउंड दिस अपॉर्चुनिटी ऑन द करियर पोर्टल और wheresoever. Would you be please open to refer me? And you can just add a link to your resume. ये मत करना कि अभी पहले जो बंदा है वो रिप्लाई करेगा तब आप रेज्यूमे का लिंक भेजोगे. अपलोड योर रेज्यूमे ऑन गूगल ड्राइव. लिंक निकालो, उसको शॉर्टन करो, एंड देन जब आप ये मैसेज लिख रहे हो, add this resume का link and then send it to that person. Now it's that person का wish कि if he wants to refer you or not. वो मतलब at least it is easier for that person कि he will directly look at your resume. If he finds it good, that person would refer you. So that is something like this referral, and these portals have helped me a lot in gaining the opportunities. Every opportunity that I've got till now, and either through referrals or Insta Hire and LinkedIn jobs. So yeah, these are something I follow. ठीक है. सुमन, मुझे याद है कि आपने एक लिस्ट ऑफ कंपनीज बना रखी है, बहुत सारी उसमें कंपनीज हैं, तो क्या आप वो हमारे साथ शेयर कर देंगे सो दैट लोगों को यहाँ पर थोड़ी आसानी हो जाए कंपनीज शॉर्टलिस्ट करने में कि उनको कहाँ पर अप्लाई करना है? बिल्कुल सही बात है कि अब जैसे देखिए कि क्या होता है कि एवरी पर्सन हैज देयर ओन जर्नी, राइट? आई मीन दे हैव देयर ओन गोल. आई टॉक्ड अबाउट द गोल्स, राइट? तो सबके गोल्स जैसे अलग होते हैं. कोई सर्विस बेस्ड कंपनीज टारगेट करता है, कोई प्रोडक्ट बेस में भी ये टारगेट करता है कि ये कंपनी मुझे इतना पैकेज चाहिए, राइट? सो इवेंचुअली व्हेन आई आल्सो स्टार्टेड, आई हैड अ गोल कि मुझे ये क्रैक करना है. आई क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ कंपनीज कि ये 100 कंपनीज है, ये इतनी कंपनीज है, इनको मुझे टारगेट करना है. तो दिस इज वन थिंग आई डिड. आई कैन शेयर इट विद यू गाइज एज वेल सो दैट यू गाइज कैन ऑल्सो लाइक गो टू द करियर पोर्टल्स और आस्क फॉर रेफरल्स. ये बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं करना है कि रैंडमली एक कंपनी मुझे दिखी है तो मैं जस्ट जाके रेफरल मांग लूँ. पहले एटलीस्ट चेक इन द करियर पोर्टल कि अपॉर्चुनिटीज़ है कि नहीं है, एंड देन गो एंड आस्क फॉर रेफरल्स. या ठीक है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काम करना है. ये नहीं कि बस जो दिख गया सामने उसमें अप्लाई कर दिया. दिया और सीधा जाकर के रेफरल मांग दिया कि हे कैन यू प्लीज रेफर मी फॉर दिस. एग्जैक्टली. तरीके से मैसेज लिखना है आपको, लिस्ट बनानी है अपनी एक, एंड देन ऐसा नहीं है कि 10 कंपनी में अप्लाई करोगे तो 5 का रिप्लाई आ जाएगा. 100 कंपनी में अप्लाई करोगे तब एक्सपेक्ट करोगे 1-2 का रिप्लाई आएगा वहाँ से, क्योंकि इतने सारे लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं ना. यू नीड टू अप्लाई रिग्रेसली. आई थिंक सुमन ने भी जब जॉब हंट किया होगा तो बहुत सारी कंपनी में अप्लाई किया होगा, राइट सुमन? एग्जैक्टली. मतलब आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते जैसे अगर मैंने 100 कंपनी में अप्लाई किया है तो मुझे 100 के 100 रिप्लाई आएंगे. नहीं, ऐसा नहीं होता है. मुझे भी मतलब 20 के आते हैं, 30 के रिप्लाई आते हैं, एंड उसमें भी आप रेफरल्स के लिए भी अप्लाई करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉल बैक्स आए. एंड आजकल व्हाट आई लाइक इट कि एटलीस्ट पीपल are now more familiar with the referrals, which is good also, bad also. पहले क्या ऐसा होता था कि not many people would know about referrals. Now everyone knows. तो सब referrals के थ्रू ही अप्लाई करना चाहते हैं. अब वहाँ पे भी ऐसा होता है कि people ask me कि मैं तो रेफरल मांगा है, रेफरल मिल भी गया बट मुझे कॉल्स नहीं आ रहे. हाउ डू आई ग्रैब द अपॉर्चुनिटी? सो इन दैट केस समथिंग दैट हैज रियली हेल्प मी इज अटेंडिंग मीटअप्स. जैसे अगर आप फ्रंट एंड में हो, there are regional meetups which happen. Let's say if you are in Bangalore, there are many meetup groups that are there on the meetup app. तो आप वहाँ पे जाओ, meetups attend करो, तो you will get a platform to network with people. They will know you face to face. आप जाके उनसे बात भी कर सकते हो, राइट? अब क्या होता है कि आप रेफरल मांग रहे हो, दैट पर्सन डजंट नो यू, राइट? वो एक और दोस्त को जानता है तो उनको रेफर कर देगा, बट आपको नहीं जानते कि आप क्रेडिबल हो नहीं हो इतने, तो मे बी आपको इसलिए रेफर नहीं कर रहा है. मे बी इफ़ यू टॉक टू दैट पर्सन फेस टू फेस, आपको कैसे मिलेगा? मीटअप्स के थ्रू हो सकता है कि आप अच्छे कनेक्शंस बनाओ. एंड कॉन्फ्रेंसेज ऑल्सो, काफ़ी अच्छे कॉन्फ्रेंसेज होते हैं रिएक्ट के, जावास्क्रिप्ट के, फ्रंट एंड के इन जनरल. इन इंडिया दिल्ली में होते हैं, बैंगलोर में होते हैं, देयर आर डिफरेंट प्लेसेस ऑल्सो आउटसाइड इंडिया ऑल्सो वेयर इट हैपन्स. सो आई वुड रिकमेंड दैट यू गाइज कैन मे बी take part in those conferences and meetups
मीटअप्स तो एब्सोल्युटली फ्री होते हैं, तो आई वुड रिकमेंड अगर आप दिल्ली में हो एंड मेन सिटीज़ में हो, बैंगलोर में हो, हैदराबाद में हो, पुणे में हो, प्लीज़ डू अटेंड देम. इट हेल्प्स यू इन क्रिएटिंग दैट कनेक्शन एंड मीटिंग लाइक माइंडेड पीपल, गुड इंजीनियर्स, जिससे मे बी हो सकता है कि यू लैंड अप to a better opportunity. So yeah, this is one more thing that is going to help you. ठीक है सुमन, तो हमें ये बताइए कि फ्रंट एंड इंटरव्यूज़ में फ्रेशर्स से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड एक्सपीरियंस वाले लोगों से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? Sure. तो इंटरव्यू राउंड्स की बात कर लेते हैं. द number of rounds that are there for junior engineers and then you have the senior engineers. दोनों के लिए कभी कभार हो सकता है सेम राउंड्स हो. You generally have 3 to 4 rounds. First round is about HTML, CSS, JavaScript, more of JavaScript. Then you might have the second round can be machine coding. One round can be DSA, and again there are HM rounds as well. तो आप ये consider कर सकते हैं ये 4 rounds है for junior as well as senior. Now what is the difference between these rounds? It's just the amount of experience the other person is having, right? So the difficulty of the question that increases. In case of junior, question same रह सकता है, senior के केस में भी same रह सकता है, but the expectation जो जिस चीज़ पे marking की जाएगी, let's say I ask you a question कि आपको एक application बनाना है, this is a shopping cart, a simple application जहाँ पे आप search कर पा रहे हो, and you list down the details that I've got from the API that you have received from the API, right? That is the only thing if I ask you to create, right? Now from a junior level, he is just asked कि ठीक है आपको API कॉल करना चाहिए, करना आना चाहिए, आप डेटा शो कर पा रहे हो इसमें अपने ही स्क्रीन पे, आप नॉर्मल सर्च फंक्शनैलिटीज ऐड कर पा रहे हो, दैट इज़ फाइन. लेट्स से फ्रॉम अ सीनियर लेवल इंजीनियर, हाउ मॉड्यूलर योर कोड इज, राइट? आप फाइल्स कैसे स्ट्रक्चर कर रहे हो, आप फंक्शन कैसे लिख रहे हो, कितना ऑप्टिमाइज कर रहे हो, प्लस जैसे सर्चिंग में डीबाउंस हो गया, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर रहे हो, बेसिक न्यूसेंस जिससे कोड जो है ऑप्टिमाइज हो रहा है, परफॉर्मेंस इम्पैक्ट अगर किसी चीज़ में है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये एक सीनियर से एक्सपेक्ट की जाती है. तो ये चीज़ होता है, लाइक आई सीन मेनी पीपल सेइंग कि मेरे से भी एक क्वेश्चन पूछा, एक 2 ईयर से भी एंड एक 4 ईयर वाले से भी यही क्वेश्चन पूछा, बट द डिफरेंस इज द डिफिकल्टी लेवल एंड दी मार्किंग लेवल कि किस बेसिस पे आपको जज किया जा रहा है, किस चीज़ पे आपको मार्क किया जा रहा है. सो या दिस इज हाउ एन इंटरव्यू राउंड और या द sort of questions that are asked to a junior as well as a senior engineer. ठीक है. अच्छा, हम लोग पॉडकास्ट को कंक्लूड करेंगे. मुझे एक चीज़ और बताइए आप, फ्रंट एंड इंजीनियर को DSA किस लेवल का आना चाहिए? मतलब लीड कोड ईजी, लीड कोड मीडियम या लीड कोड हार्ड भी करना है? See, depends on the companies that you are targeting. So let's say if you are targeting for companies like Flipkart, Uber, and like Roku also, and there are many companies who are going to ask you DSA, right? अब वो किस लेवल का DSA पूछते हैं, that is generally medium to hard. तो अगर आप ऐसे कंपनीज टारगेट कर रहे हो देन तो आप मीडियम टू हार्ड करो, बट नॉट दीज आर 10% ऑफ द कंपनीज आई हैव सीन. लाइक इन माई होल करियर जितने भी कंपनीज के साथ मैंने इंटरव्यू किया है, ओनली 10% कंपनीज दे आस्क DSA. सो इफ यू आर टारगेटिंग फॉर स्पेसिफिक कंपनीज तभी आप DSA से करो, एंड आई थिंक एवरी वन शुड डू बेसिक अमाउंट ऑफ DSA, एटलीस्ट ईजी टू मीडियम सबको आना चाहिए. ईजी तो आना ही चाहिए. क्वेश्चंस रिलेटेड टू एरेज, स्ट्रिंग्स हो गया, एंड ग्राफ हो गया, DP हो गया, रिकर्जन, these are some topics which are generally asked in front end DSA rounds. Apart from that, questions तो किसी चीज़ से भी पूछे जा सकते हैं, but these are some specific topics which you can prepare while preparing for DSA rounds in companies. Yeah. ओके, ग्रेट. बहुत अच्छा डिस्कशन था सुमन. ये हमने बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी, काफ़ी लंबी पॉडकास्ट भी हो गई है. आई होप जो भी पॉडकास्ट देख रहा होगा उसको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा यहाँ से, एंड आई होप आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लैरिफाई हो गए होंगे. अब यार वीडियो बहुत मेहनत लगी वीडियो बनाने में, तो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और जितने भी रिसोर्सेज की हमने बात करी है उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. यू कैन गो एंड चेक आउट दोज रिसोर्सेज. सुमन से कनेक्ट करना है तो उनका लिंक्डइन का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट गाइज. सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, एंड लेट्स मीट इन अनदर वन. बाय बाय.